हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ें। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। आज एक नया टॉपिक गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन अब अपन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन अब हमारा टॉपिक आज से स्टार्ट होने वाला है। हमने पढ़ा है क्या कुछ दिन पहले साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा है? साइमन कमीशन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में एक बात कही गई थी क्या कि 10 साल बाद इस बात की समीक्षा करने के लिए कि उत्तरदायी शासन की दिशा में भारत कितनी प्रगति कर रहा है, इस बात की समीक्षा करने के लिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में प्रावधान था क्या कि 10 साल बाद एक समिति आएगी, एक टीम आएगी, और टीम आई, उस टीम को क्या बोला गया है? साइमन कमीशन बोला। क्या बोला गया है? साइमन कमीशन, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसी कारण क्या बोला गया? श्वेत कमीशन भी इस टीम को कहा गया था। हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके कि भारत आगमन कब हुआ था, और भारत जब आगमन हो गया, ठीक है, इन्होंने हर चीज को बारीकी से परखा है और परखने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और उस रिपोर्ट को आधार मानकर ही ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित होने वाले हैं। ब्रिटेन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। डालिए हेडिंग प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है कि कब से कब तक। पहला क्वेश्चन यही आएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ था। कब से कब तक है? 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत में इस समय क्या चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इसी कारण कांग्रेस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया है। कांग्रेस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया है। कहां हो रहा है सम्मेलन? लंदन में हो रहा है, जहां से लंदन में सभी भारतीय दल हैं उनको इनवाइट किया गया, उनको इनविटेशन दिया गया कि आप आइए और अपनी बात रखिए। ठीक है, अपनी बात रखिए। साथ ही साथ जो भारतीय नरेश है, देशी रियासतों के प्रमुख हैं, उन्हें भी इनवाइट किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि इस समय चल रहा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इसीलिए कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने से साफ इनकार किया। कब से कब तक हुआ ये? 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, अब और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फिर गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? कहां आयोजित किया गया है? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पर? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया है? जॉर्ज पंचम ने, जो ब्रिटेन के सम्राट हैं। कौन है? जॉर्ज पंचम जी, इन्होंने ही गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सब पूछ चुका है। ठीक है, कि गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम जी ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इस गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड जी, ये क्या थे? इस गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष थे। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया वो अलग है, और इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, दोनों अलग हैं। ठीक, उद्घाटन किसने किया है? ब्रिटेन के महाराज सम्राट जॉर्ज पंचम ने गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया, जबकि इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। किसने की है? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की है। इस सम्मेलन में भारत से कुल 89 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है। कुल कितने लोगों ने? 89 लोगों ने इस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। कितने लोगों ने? 89 लोगों ने। अब देखते हैं कि कौन कौन से दलों से कौन कौन से प्रमुख लोग उपस्थित हुए, कौन कौन भारतीय दल हैं, और उनमें से कौन कौन से प्रमुख लोग उपस्थित हुए थे। हिंदू महासभा से जयकर एवं मोंजे जी,
हिंदू महासभा से जयकर एवं मुंजे जी, उदारवादी दल से CY चिंतामणि एवं तेज बहादुर सप्रू जी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, उदारवादी दल से CY चिंतामणि जी एवं तेज बहादुर सप्रू जी। कौन है, तेज बहादुर सप्रू जी। मुस्लिम लीग से आगा खां जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है, आगा खां एवं मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से। ये वाला पॉइंट आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुस्लिम लीग से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था, आगा खां है और मोहम्मद अली जिन्ना। साथ ही में कुछ लोग और भी गए थे, इस मुस्लिम लीग से कुछ लोग और भी गए थे, लेकिन आपको ये सिर्फ दो नाम ही याद रखने। कौन कौन से, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, दलित वर्ग की ओर से BR अंबेडकर जी इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। दलित वर्ग की ओर से BR अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी इस गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। जबकि सिखों का प्रतिनिधित्व किसने किया है, सरदार संपूर्ण सिंह जी। सरदार संपूर्ण सिंह जी सिखों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस गोलमेज सम्मेलन में। एंग्लो इंडियन संप्रदाय की ओर से, एंग्लो इंडियन संप्रदाय की ओर से कौन आया है, KT पॉल जी आए। कौन है, KT पॉल जी आए हैं एंग्लो इंडियन समुदाय की ओर से। जबकि इस सम्मेलन में कुल 16 भारतीय नरेशों ने भी हिस्सा लिया है, जो कि देशी रियासतों के प्रमुख थे। कितने हैं, कुल 16 नरेशों ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आया कौन नहीं है, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, कौन सी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जो दल है इस गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था, जो भारत का एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कौन, कांग्रेस, और वो ही इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ है। और जो लोग उपस्थित हुए हैं उनमें भी वैचारिक एकता का अभाव है, जिस कारण से कोई भी निष्कर्ष इस गोलमेज सम्मेलन का नहीं निकला। इस सम्मेलन का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्योंकि कांग्रेस सम्मेलन में आई ही नहीं है और जो भी लोग आए हैं उनमें वैचारिक एकता का अभाव है। इस कारण से प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। मतलब ये बात समझ में आ गई है क्या, कि बिना कांग्रेस के सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए बिना ही कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। ये बात अब अंग्रेजों को समझ में आ गई है। इसी कारण जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, रैमजे मैकडोनाल्ड जी अब भारत के वायसराय इरविन को फोर्स करेंगे कि आप किसी भी तरह से कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में बुला के लाइए। फोर्स करें कौन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड भारत के वायसराय इरविन को, जिसके परिणाम स्वरूप अब गांधी जी और वायसराय इरविन के मध्य समझौता हुआ। गांधी जी एवं वायसराय इरविन के मध्य समझौता होने वाला है। ध्यान देना, गांधी जी अभी बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनकी मांगे, जो 11 सूत्री मांग थी, वो पूरी नहीं की गई है। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम सीमा पर है, मतलब जनमानस से बहुत लोकप्रिय हो चुका है ये आंदोलन। ठीक है, अच्छा चल रहा है। लेकिन तभी तेज बहादुर सप्रू जी के मनाने पर गांधी जी अभी बात करने के लिए एग्री हो गए हैं। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू जी के प्रयासों से क्या हो गया है, अब गांधी जी बात करने के लिए एग्री हो गए हैं, वायसराय इरविन से बात करने के लिए एग्री हो गए हैं। अब बैठकों का दौर शुरू होगा। ठीक है, गांधी जी और वायसराय इरविन के मध्य बैठकों का दौर शुरू होगा, लेकिन कोई भी बैठक जो है अपने निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि इन दोनों के मध्य क्या है, अभी विचारों का टकराव हो रहा है गांधी जी और वायसराय इरविन के मध्य। किन्हीं बातों को लेकर गांधी जी एग्री होते हैं तो वायसराय इरविन एग्री नहीं होते हैं, अगर वायसराय इरविन एग्री हो गए तो गांधी जी एग्री नहीं हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, टकराव चल रहा है और किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। और ये बैठकों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। स्टार्ट कब हुआ था, 17 फरवरी 1931 को बैठक स्टार्ट हुई है, और बैठक बहुत सारे बैठक हो गए। अंततः 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं वायसराय इरविन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कब, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी एवं वायसराय इरविन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता, या फिर गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। कब हुआ ये,
5 मार्च 1931 को हुआ है। गांधी जी और वायसराय इरविन के मध्य एक समझौता हो गया। अब उस समझौते के प्रमुख पॉइंट क्या है, उस समझौते के प्रमुख पॉइंट क्या है, ध्यान देना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अब समाप्त किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाएगा, यह इस बैठक की या इस समझौते की पहली शर्त थी। ठीक है, वायसराय इरविन अपनी बातों को मनवाने में कामयाब रहे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की बात कही गई है। ठीक है, मतलब अब सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म होने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, इसी कारण ये इनको डांट पड़ी है, वायसराय इरविन को डांट पड़ी कहां से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को सेकंड वाले सम्मेलन में पार्टिसिपेट कराना ही है। तभी इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है और इस बात को मनाने में भी वो कामयाब रहे हैं। गांधी जी एग्री हो गए हैं कि कांग्रेस अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। कांग्रेस अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाली है। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट क्या है, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार अब कांग्रेस नहीं करेगी। ये बात भी गांधी जी ने मान ली है। ठीक है, अब जो गांधी जी की बातें हैं कि गांधी जी की ओर से कौन कौन सी शर्तें रखी गई है। पहला कौन सा है, राजनीतिक बंदियों को आजाद किया जाए। राजनीतिक बंदियों को आजाद किया जाए। यहां पर मैं स्टार लगाया हूं, यहां पर क्या लगाया हूं, स्टार, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, राजनीतिक बंदियों को आजाद किया जाए, लेकिन केवल उन्हीं राजनीतिक बंदियों को जिन पर हिंसा का कोई भी केस नहीं बना है उन्हें आजाद किया जाए, ऐसा गांधी जी की मांग है। ठीक है, मतलब वायसराय इरविन ने यह बात मानी है कि जो भी राजनीतिक बंदी जिन पर हिंसा का चार्ज नहीं है उन्हें आजाद किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी सारी संपत्ति भी वापस की जाएगी। अभी क्या कर रहे हैं वायसराय इरविन लोग कि जो भी हिंसा कर रहा है और जो भी जेल बंद है सभी की संपत्ति को भी जब्त कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी के शर्तों के अनुसार जो भी राजनीतिक बंदी हैं और जिन्होंने हिंसा नहीं की है उनको आजाद भी करेंगे और उनकी सभी संपत्तियों को भी वापस किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है जो गांधी जी की बात है, क्या कि भारतीयों को अब नमक बनाने का अधिकार मिल गया। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया है वायसराय इरविन के द्वारा। साथ ही साथ शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन की भी अनुमति दी गई है। वायसराय इरविन के द्वारा भारतीयों को और कांग्रेस को शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन की भी अनुमति दी गई है। ध्यान देना, गांधी जी और वायसराय इरविन के मध्य जो समझौता हुआ है उसमें गांधी जी जो है भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी, ठीक है, इनकी फांसी जो सजा है उसको टालने में नाकामयाब रहे, उसको टालने में नाकामयाब रहे। पूरा देश उनसे ये एक्सपेक्ट कर था कि गांधी जी इसके बारे में कुछ बात करेंगे और भारतीयों के लिए कुछ सुखद समाचार आएगा, लेकिन गांधी जी असफल रहे हैं ब्रिटिश सरकार को मनाने में कि भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी की सजा ना मिले। ठीक है, इसी कारण पूरे देश में मायूसी का माहौल छा जाएगा, मायूसी का माहौल छा जाएगा। अब जब गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ उसे सरोजिनी नायडू जी ने इस घटना को दो महात्माओं का मिलन कहा है। जब गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ है तो इस घटना को सरोजिनी नायडू जी ने दो महात्माओं का मिलन कहा है। क्या कहा है? दो महात्माओं का मिलन कहा है। किसने कहा है? सरोजिनी नायडू जी ने कहा है क्या? दो महात्माओं का मिलन, गांधी जी और इरविन के मध्य समझौते को। क्लियर है ये? देखते हैं अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। देखते हैं अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। देख रहे हैं क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया। कब से कब तक? 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। और गांधी इरविन समझौते के अनुसार कांग्रेस ने इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने का, हिस्सा लेने का वादा किया है। किसने किया है? कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस की ओर से इस सम्मेलन में कौन गया है? स्वयं गांधी जी गए हैं। कांग्रेस की ओर से स्वयं गांधी जी इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने पहुंचे हैं।
एक बार ध्यान देना, कांग्रेस ने केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट किया है, ना वो पहले में गए थे ना वो थर्ड में जाएंगे, केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है। और कांग्रेस की ओर से कौन गया है? गांधी जी। कांग्रेस की ओर से कौन गया है? गांधी जी इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन से जहाज से गए हैं? कौन से जहाज से गए हैं? SS राजपूताना। जहाज का नाम क्या है? SS राजपूताना जहाज से गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। हमने पढ़ा ना कैप्टन हॉकिंस कौन से जहाज में आया था, ठीक है, सावरकर जी कौन से जहाज से आए थे, और गांधी जी SS राजपूताना कौन से जहाज से लंदन गया है इस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये तीनों जहाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीनों जहाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहां गए थे? लंदन गए थे। कहां गए थे? लंदन गए थे। इस सम्मेलन में और कौन कौन लोग उपस्थित थे? लंदन मदन मोहन मालवीय जी और सरोजिनी नायडू जी। मदन मोहन मालवीय जी एवं सरोजिनी नायडू जी भी यहां पर उपस्थित हैं। लेकिन ध्यान देना, यहां पर अभी ये लोग कांग्रेस का अंडर नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से यहां पर उपस्थित हुए हैं। मदन मोहन मालवीय जी और सरोजिनी नायडू जी यहां पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, ना कि कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस की ओर से केवल और केवल गांधी जी हैं। ये जो दोनों हैं कैसे आए हैं? व्यक्तिगत रूप से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और कौन है वहां पर है BR अम्बेडकर जी। कौन है? BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। और कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी आए थे, अब सेकंड में भी आए हैं। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भी BR अम्बेडकर जी और मोहम्मद अली जिन्ना उपस्थित हुए हैं। दोनों यहां पर सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भी उपस्थित हुए हैं। अब ध्यान देना, जब सम्मेलन स्टार्ट हुआ तब अंबेडकर जी ने एक मांग रख दी है। अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग कर दी है। जब सम्मेलन स्टार्ट हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तब अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की है, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। और इस पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य वहां क्या हो गया? विवाद हो गया। वहां क्या हो गया है? विवाद। और यह विवाद सुलझ नहीं पाएगा। इसी कारण क्या बोला गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूरे तरीके से असफल रहा है, क्योंकि अंबेडकर जी ने दलितों के लिए वहां पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर दी और गांधी जी इससे पूर्णतः असहमत है। उन्होंने एक सिरे से यह बात खारिज कर दी और इस सम्मेलन का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसी कारण क्या बोला गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से असफल रहा। अब जब गांधी जी वहां पर गए हैं तब एक व्यक्ति है, नाम क्या है? विंस्टन चर्चिल। उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने बोला है? चर्चिल ने कहा है। किसको बोला है? गांधी जी को बोला है। क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर की संज्ञा चर्चिल ने गांधी जी को दी थी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही, जब गांधी जी बहुत ही साधारण वेशभूषा में कहां पहुंचे थे? लंदन पहुंचे थे। तब विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर का था। अब जब यह सम्मेलन असफल रहा है तब गांधी जी वापस भारत आ गए। हैं कब? 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी अब वापस भारत पहुंच गए। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या होगा? वायसराय चेंज होगा। भारत में वायसराय अब बदलने वाले हैं। कुछ दिनों बाद भारत में वायसराय बदलने वाले हैं। अब वायसराय इरविन की जगह वेलिंगटन आ गया। कौन आ गया है? वेलिंगटन नया वायसराय बन गया। भारत का नया वायसराय कौन है? वेलिंगटन है। और आते ही उसने भारतीयों पर दमन चक्र आरंभ कर दिया है। इस वेलिंगटन ने भारत आते ही भारतीयों पर दमन चक्र आरंभ किया है। उसने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। अब गांधी जी को यह बात बहुत बुरी लगी है, क्योंकि समझौते के अनुसार जो मांगे उनकी मानी गई है। इसीलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कैंसिल किया था। लेकिन जब वेलिंगटन आया है तब वह समझौते को मानने से इनकार करता है। भारतीयों पर दमन चक्र उसने जारी रखा है। गांधी जी की बातों को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए गांधी जी ने अब भारत में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की है। गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी कब? 1932 में।
कब घोषणा की है? 1932 में उन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की है। लेकिन जो भाई साहब है बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्दयी है। इन्होंने अपना दमन चक्र अब और ज्यादा बढ़ा दिया, इन्होंने अपना दमन चक्र और ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और क्या कि सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत ही बोलना चाहिए प्राइमरी उद्देश्य क्या था कि दलितों का उत्थान करना इस सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्राइमरी उद्देश्य था। लेकिन जो ये वेलेंटाइन है वो दमन चक्र बढ़ा देगा और सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब गिरफ्तार कर लिया गया है तब 1934 में सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में स्थगित कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब एक घटना हुई है सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकडोनाल्ड अवार्ड। क्या बोलते हैं? मैकडोनाल्ड अवार्ड ही बोलते हैं। सुनिए मेरी बात, ठीक है? क्या घोषणा हो रही है? टॉपिक क्या है? सांप्रदायिक पंचाट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड ही बोलते हैं या फिर बोलते हैं क्या? मैकडोनाल्ड अवार्ड। बात कब की है? 1932 की। बात कब की है? 1932 की। 16 अगस्त 1932 की बात है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने इस अवार्ड की घोषणा की है, इसीलिए क्या बोला गया है? मैकडोनाल्ड अवार्ड। क्या बोला गया है? मैकडोनाल्ड अवार्ड बोला गया, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ही इस अवार्ड की घोषणा की गई थी। अब अवार्ड का मतलब ट्रॉफी नहीं है, अवार्ड का मतलब ट्रॉफी नहीं है, ध्यान देना। इन्होंने घोषणा की है और घोषणा जुड़ी हुई किससे? अल्पसंख्यक समुदायों के लिए इन्होंने विधानमंडल में पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की एक घोषणा की। किसने की है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की है और उस घोषणा के अनुसार विधानमंडल में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहां तक बात सही थी कि 1909 में भी क्या मिल गया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल मिल गया और बाद में 1919 के मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड अधिनियम में भी क्या गया है? इस सांप्रदायिकता का विकास हुआ था। लेकिन यहां पर कुछ अलग हो गया, ध्यान देना। अभी दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर उनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है और उन्हें हिंदुओं से अलग माना गया है। कि इनको दलितों को और उनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, अभी तक दलितों को हिंदू धर्म में इंक्लूड किया जा रहा था और उसी में वे जुड़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने फिर से भारतीयों को बांटने का प्रयास किया है, दलितों को हिंदुओं से अलग बांटने का प्रयास किया और उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात किसने की है? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की है। और यह बात गांधी जी को पसंद नहीं आएगी। अभी वो कहां है? वो अभी जेल में है। ठीक है, सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया है। कहां है वो? यरवदा जेल पुणे में है। और जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि कैसा कुछ सांप्रदायिक पंचायत टाइप का कुछ आया है, तब उन्होंने यरवदा जेल में ही, यरवदा जेल कहां है? पुणे में है, यरवदा जेल में उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया है। गांधी जी ने यरवदा जेल में ही अब अनशन प्रारंभ कर दिया। कब? 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल में ही अब अनशन प्रारंभ कर दिया है। अब गांधी जी को मनाने के लिए क्या होगा? एक पूना पैक्ट। क्या होगा? पूना पैक्ट होगा गांधी जी के अनुयायियों एवं भीमराव अंबेडकर जी के मध्य। वो क्या है अपन देखेंगे, अपन देखने वाले हैं। ठीक है, डालिए हेडिंग पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट देखते हैं अब पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता क्या है देखने वाले हैं। कब हुआ ये? सितंबर 1932 में। कब हुआ है? सितंबर 1932 में। कुछ देर पहले हमने देखा है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक घोषणा की गई है सांप्रदायिक पंचायत की, जिसके द्वारा विधानमंडल में जो सीट होने वाली है उसके लिए दलितों को हिंदुओं से पृथक मानकर उनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। जिसके बाद से एग्री नहीं कौन? गांधी जी एग्री नहीं है और उन्होंने यरवदा जेल पुणे में स्टार्ट किया है, अनशन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने यरवदा जेल पुणे में अनशन प्रारंभ कर दिया। ध्यान देना, गांधी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय राजनीति में, अभी भी है और उस समय तक बहुत ज्यादा है।
और जब वो अनशन पर बैठ गए तब सभी भारतीय क्या है, चिंतित है। सभी भारतीय क्या है, चिंतित है, क्योंकि गांधी जी की अब उम्र हो चुकी है। गांधी जी की उम्र हो चुकी है, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो अब बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और जब वो अनशन पर बैठ गए हैं तब भारतीय क्या है, उनके लिए चिंतित है। भारतीय उनके लिए चिंतित है। इसी कारण मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और सी राजगोपालाचारी जी, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया कि किसी भी माध्यम से गांधी जी और अंबेडकर जी, जो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके मध्य किसी प्रकार से समझौता हो जाए। ठीक है, कौन कौन है? मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एवं सी राजगोपालाचारी जी। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं क्या, कि किसी भी तरीके से गांधी जी एवं अंबेडकर जी के मध्य क्या हो जाए, समझौता हो जाए। और इनके प्रयासों से ही, इन तीनों के प्रयासों से ही पुणे में गांधी जी एवं अंबेडकर जी के मध्य क्या हुआ है, एक समझौता। उसी को हम लोग क्या बोले हैं, पूना पैक्ट बोले। क्या बोले हैं? पूना पैक्ट बोले हैं, जो समझौता गांधी जी एवं अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। ध्यान देना, अब इस पूना पैक्ट की शर्तें, फिर इस पूना पैक्ट में कौन कौन सी बातों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान देना। अभी क्या हो रहा था, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसके अनुसार कुछ क्षेत्रों में केवल दलित ही क्या होंगे, उम्मीदवार होंगे, और दलित ही अपने लीडर का चुनाव करेंगे। इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथक निर्वाचक मंडल बोलते हैं। गांधी जी के समझाने पर इन्होंने, अंबेडकर जी ने इस पृथक निर्वाचन केवल दलितों के लिए इस पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त करने की बात स्वीकार कर ली है। दलितों के लिए इस पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। गांधी जी के समझाने पर अंबेडकर जी समझ गए। ठीक है, कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं की जाएगी, लेकिन अंबेडकर जी भी कुछ शर्तें हैं, अंबेडकर जी की भी शर्तें हैं, और उन शर्तों को मानते हुए गांधी जी ने एक प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल के अनुसार प्रांतों में दलितों के लिए जो सीट थी, ठीक है, अगर पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव होता है तो दलितों को कितनी सीट मिलती है? दलितों को मिलती है 71 सीट। अगर पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव होता है तो दलितों को 71 सीट मिलती। उसकी जगह पर गांधी जी ने प्रपोजल दिया गया कि अब 147 सीटों पर दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें क्या है, जो उम्मीदवार है केवल दलित होंगे। उम्मीदवार कौन होंगे? दलित होंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार सभी लोगों को होगा। मतलब क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था तो अस्वीकार की गई है, लेकिन उनके लिए, दलितों के लिए जो सीटों का आवंटन है, सीटों की जो सीट है वो बढ़ा दी गई है। 71 से कितना कर दिया गया है? 147 कर दिया गया। कहां पर? प्रांत में 71 की जगह कर दिया गया कितना? 147 कर दिया गया है। मतलब ठीक है, अब दोनों एग्री, इस बात के लिए दोनों एग्री हैं कि सीट बढ़ा दी है। ठीक है, उनकी बात मान ली गई। पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, मतलब हिंदुओं को बांटने का जो प्रयास था वो असफल किया गया है, ऐसा गांधी जी का मानना है। ठीक है, मतलब दोनों की बात रह गई है। दूसरा पॉइंट क्या है कि केंद्रीय विधानमंडल में 18% आरक्षण दिया जाएगा। 18% आरक्षण दलितों के लिए दिया जाएगा। यह व्यवस्था भी इस पूना पैक्ट में की गई है। और इस तरीके से पूना पैक्ट क्या रहा है? सफल रहा है। गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य समझौता हुआ है। गांधी जी अंबेडकर जी के मध्य अब समझौता हो गया है। एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किस व्यक्ति ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और उसका आंसर लिया गया क्या? गांधी जी। उसका आंसर लिया गया है गांधी जी। ध्यान देना, गांधी जी की ओर से उनके अनुयायियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ना कि गांधी जी ने किए थे। उनके अनुयायी जो है मदन मोहन मालवीय जी, श्री राजगोपालाचारी जी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन लोगों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं गांधी जी की ओर से। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। क्लियर है? अब देखते हैं तृतीय और अंतिम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित किया गया है। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित किया गया था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्या, कि कांग्रेस ने केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट किया था। मतलब क्या है कि कांग्रेस यहां पर भी नहीं आएगी, यहां पर भी
पार्टिसिपेट नहीं करेगी। केवल अगर किसमें किया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से पार्टिसिपेट किया था। यहां पर कौन कौन उपस्थित है, अंबेडकर जी हैं और कौन है, तेज बहादुर सप्रू जी। अंबेडकर जी एवं तेज बहादुर सप्रू जी यहां पर उपस्थित हुए हैं। अब एक निष्कर्ष और निकलता है क्या, कि अंबेडकर जी जो हैं, अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। अंबेडकर जी जो हैं उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, प्रथम में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब जब सम्मेलन हो गया, सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इस सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात एक श्वेत पत्र जारी किया गया है और जारी करने के पश्चात लॉर्ड लिंडलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटेन की जो संसद है उसकी एक संयुक्त कमेटी बैठाई गई है। ठीक है, श्वेत पत्र जारी कर दिया, उसके बाद लॉर्ड लिंडलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। किसकी समिति बनी है, ब्रिटेन की संसद जो है उसकी एक संयुक्त समिति बनी है और उस समिति की सिफारिश के अनुसार, अब क्या आएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा। अब उस समिति की सिफारिश के अनुसार 1935 का भारत शासन अधिनियम आने वाला है। ठीक है, इसके बारे में आप संविधान में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके बारे में आप संविधान में पढ़ चुके हो। क्लियर है, खत्म होता है कि आपका गोलमेज सम्मेलन आपका समाप्त होता है। क्लियर है, थैंक यू क्लास।